जी जी उसामा। सर कैसे हैं आप सर? जी जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाइएगा। ठीक है। सर अल्लाह का शुक्र सर। मिस्टर सज्जाद साहब, सज्जाद इज टॉकिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो वसलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, जी आवाज जी। आ रही है आपको? कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है सर अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल जी जी फाइन, ठीक ठाक हैं। हाँ जी, टाइम कैसा गुजरा है आप लोगों का? अच्छा गुजर है सर। और कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ समझ आ रही है? मेरी तो सर आज फर्स्ट क्लास है ये। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, तकरीबन अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा। यू आर फ्रॉम लाहौर? जी जी। ओके। क्या करते हैं आप सज्जाद साहब? मैं सर फिलहाल सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ, पहले जॉब करता था, वो छोड़ दी हुई है। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके। रिजल्ट की वजह से ठीक लेट हो है। गया था। पेपर असल में नवंबर में एंड हुए, क्लासेस ही पहले स्टार्ट हो गई थी। हम्म। तो इस दफा कोई पेपर आप दिया था आपने? जी जी काफी दिए थे। ये तीनों दिए थे इसके, स्टेज 1 के, स्ट्रेटजिक लेवल 1 के, अच्छा, तीनों तो क्लियर हो क्या गए। रिजल्ट क्या? हो गए सर, क्लियर हो गए तीनों। चले चले, माशाल्लाह जी, अच्छी बात है। हाँ जी, हम शुरू करें जी। उसामा। अच्छा जी, ओके। एक्चुअली आवर टॉपिक इज the we you know we have started the section, the module E, जी सर। सर or ये E is related to जी जी सर ये इसके बाद हमारा एक सेक्शन रहता है, मैंने देखी है कोर्स तो 90% तकरीबन ये हो जी गया है। जी 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 जी। तो अभी सर क्लासेस तो हमारी काफी रहती हैं, 60 क्लासेस होनी है। अभी ये मैं काउंट किए लेक्चर हाँ, तो अभी उसमें हम उसको फिर वो लेके चलेंगे ना भी। वी आर सपोज टू आपका रिवीजन टाइप प्लस टेस्टिंग स्टार्ट कर लूंगा मैं। चले सही। वही मैं देख रहा था, लेक्चर तो अभी काफी पड़े हैं और कोर्स तकरीबन एंड हो गया जी है। जी 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 जी। नहीं, इसको अभी हम वो अच्छा जी प्लीज, दिस इज व्हाट लाइक द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने बेसिकली देखना है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटर फर्म और इंटर डिपार्टमेंटल कंपैरिजन एंड द परफॉर्मेंस को हमने देखना है, और रेशो एनालिसिस के हवाले से। तो इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक अच्छी जो इसेंशियल उनमें क्वालिटीज क्या होनी चाहिए कि रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, कंपेरेबिलिटी, कंप्लीटनेस और टाइमलीनेस होनी चाहिए। अगर financial statement have been prepared on the basis of such, so naturally these would be called a good. Now उस्मान बताएंगे financial statements में कौन कौन सी statement शामिल होती हैं? उसामा प्लीज। उसामा, आई एम टॉकिंग, प्लीज। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी जी। उसामा बताइएगा, financial statements में can you mention the name of the financial statements? Statement of financial position, statement of financial performance, statement of change in equity, statement of cash flows, and notes to financial statements. May you tell please what is notes of accounts? सर ये बैलेंस शीट से सर रिलेटेड ही होते हैं सर, जिसमें डेप्रिसिएशन अलग से शो की जाती है और डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस अलग से शो किए जाते हैं, और आपकी
जो रिलेशनशिप्स होते हैं लाइक अच्छा, if I'm talking about the controlling accounts and subsidiary accounts, so how you define, Osama? सर ये कंसोलिडेशन है सर, और ये इससे कंसोलिडेशन आप हर चीज की करते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है सर। नहीं, I'm talking about controlling accounts and subsidiary accounts. ओके सर मेन लेजर सर ये प्राइम बुक्स हैं सर, Okay. जिसमें सेल्स की प्राइम बुक है सर, इसके अलावा आपकी परचेजेस की है सर, और कैश की है सर। उसके Mhm. इंडिविजुअल अकाउंट्स की आप बात कर रहे हैं सर, Wonderful, जितना सर मैं wonderful. क्वेश्चन समझूं आपके सर। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली लाइक बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल पोजीशन हम शो करते हैं उसमें कंट्रोल अकाउंट शो किए जाते हैं, और वो जो सम इफ डिटेल इज रिक्वायर्ड उसको नोट्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो करते हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। But anyhow, I think, dear students, the following qualities, financial statement should be relevance, understandability होनी चाहिए, reliability, accuracy, comparability उसमें हो, completeness हो, timeliness हो। Okay, now that there is the limitation of financial statements क्या है कि some lack of precision, lack of exactness, incomplete information, interim reports, hiding of real position or window dressing, lack of comparability or historical cost. ये सजाद, डू यू नो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग का आइडिया तो नहीं है सर। चले हम उसामा से पूछते हैं। उसामा जी बताइएगा, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? सर कुछ ऐसे है कि सर कुछ मैनेजमेंट कुछ कंसील करती है सर कुछ चीजें सर। कैसे? फॉर तो एग्जांपल? उस सर इसकी एक जो सर जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं सर, उनकी जो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं आपस में सर, उसमें मैनेजमेंट कंसील करती है सर कुछ चीजें सर। हाँ ठीक है। विंडो एक्चुअली आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें कि विंडो ड्रेसिंग a technique in which company intentionally overstate its assets and understating its liabilities, and apparently it is shows that the financial position of the company is good. Same in income statement, sometime window dressing may be done. Okay, when in a planned manner company are overstating its revenue or understating its expenses. So that is the technique is called window dressing, and that's what we have mentioned, hiding of real position. कि कंपनी की रियल पोजीशन कुछ और है, बट यू आर शोइंग डिफरेंटली। तो एक रोजी पिक्चर, एक ब्राइट पिक्चर शो कर की जाती है, जबकि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन ऐसी ना हो। तो दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। गॉट इट? ठीक है जी। जी नो माय डियर, चूंकि हमने रेशो एनालिसिस की तरफ जाना है, तो एनालिसिस क्या है कि टू एनालाइज, टू कट इनटू पीसेस and mean that is but only analyze, no, it means also interpretation। और फिर एनालिसिस करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करना होता है। thus financial statement analysis means analysis, comparison and interpretation of financial data to achieve the desired result। तो हम एनालिसिस में हम एनालिसिस, कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशंस करते हैं ताकि हमें उसकी एक्चुअल रिजल्ट्स का पता चल सके। My dear, so far as is concerned, tool of financial statement analysis, we may prepare comparative statements, common size statements, trend analysis, ratio analysis, fund flow statements, and cash flow statements can be prepared in order to find the analysis like। Now types of financial analysis, जो हमारा वो
intra-firm comparison, inter-firm comparison, industry average or standard analysis, horizontal analysis, or vertical analysis. Now, Osama, would you like to make a difference between intra-firm comparison and inter-firm comparison, please? सर I'm afraid सर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा था. Okay, welcome. Chale, Mr. Anik, do you like to tell what is difference between intra-firm comparison and inter-firm comparison? Please. आप मुझे सुन रहे हैं जी, अनीक? Mr. Anik. Mr. Anik, I'm talking to you. चले उमेर शेख. Mr. Waqas Ahmad. आप लोग allow to talk. जी 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 सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? अनीक बोल रहे हैं जी? नहीं सर, वकास। जी जी वकास जी जी, आवाज आ रही है आपकी जी. प्लीज, डू यू लाइक टू मेंशन व्हाट इज इंट्रा-फर्म कंपैरिजन एंड इंटर-फर्म कंपैरिजन? सर, इंटर फर्म कंपैरिजन तो ये होगा कि अगर एक ही कंपनी के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स हैं तो वो आपस में अगर कंपैरिजन करते हैं, यानी एक ही कंपनी के अंदर रहते हुए. और इंट्रा फर्म होगा कि ग्रुप के अंदर रहते हुए जो ग्रुप कंपनीज हैं उनके साथ अगर कंपैरिजन करें तो. वकास, आप उलट कर गए. सुनिए, देखो, जब एक कंपनी ए और दूसरी कंपनी बी है, जब उनके दरमियान आप वो इंटरफॉर्म होता है. It means firm to firm. If you are going to make a comparison between the Nestle and Unilever, so one sugar mill is going to make a comparison with the other sugar mill. This is interfirm. Or intra-firm mean within a firm, within a company. It mean एक डिपार्टमेंट को जब दूसरे डिपार्टमेंट के साथ विद इन द कंपनी आप करोगे तो दिस वुड बी कॉल्ड इंट्रा-फर्म. गॉट इट? यस सर. और ये टर्म को ना जरा, जैसे अगर हम कहें इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसका मतलब ये वो ट्रांसपोर्ट है जो एक शहर से दूसरे शहर जाती है. और अगर हम कहें जी इंट्रा सिटी, तो इसका मतलब जो लाहौर के अंदर ही मुख्तलिफ रूट्स पे चलने वाली बसें जो हैं वो इंट्रा सिटी होती हैं. इसी तरह इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल कि यू कैन यूज दिस टर्म इन communication side, in transports, in group side. That is what intergroup and intragroup. So within the group is intra, or group to group is intergroup. You got it? Yes sir. Okay. So this is what the types of financial analysis is: intra-firm comparison, inter-firm comparison, industry average or standard analysis, horizontal, vertical analysis. ये हम आगे चल के फिर बात करते भी हैं. तो now there is what, फिर हम interpretations की तरफ जाएंगे. और the analysis is of no use without interpretation. The company has to interpret the financial statement which it has analyzed. The analysis is made to serve the following purpose. Interpretation might be from the profitability analysis, from the liquidity analysis, and from the solvency analysis. Please, anybody would like to tell me what is the solvency position of the firm? सर, एक फर्म के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं वो हम इस पोजीशन में है कि हम उसको पे आउट कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे. अगर पे कर सकते हैं तो फिर क्या होता है? वो होगी कंपनी सॉल्वेंट होगी, और अगर नहीं कर सकती तो इंसॉल्वेंट होगी.
Thank you. Wonderful. I have a good word for you, gentlemen. Okay. Now, comparative financial statements. Comparative financial statement is a statement of financial position of a business designed in such a way where a comparative study is undertaken of different accounting items to measure the performance of a business activity. Miracle, this is common one. Like now, we are going to talk about common size statements. वकास ये बताइए जरा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? नहीं सर, आप बता दें। अच्छा, ओके, उसामा आप प्लीज। उसामा, मिस्टर अनीक। सर इसमें सर बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म है सर, जिसमें बैलेंस शीट्स में एक बेस फिगर को लेकर के आप फिगर्स को कंपेयर करते हैं सर। वेरी ट्रू। देखिए, कॉमन साइज का मतलब पता क्या है कि इसको जरा जरा इजी करने की कोशिश करें कि अंडर दिस दैट दी all values are converted into same size, common size. अच्छा, अब सवाल है कि उसको साइज में कैसे कन्वर्ट कॉमन होगा? तो जब आप उसकी बेस को आप 100 मान लें और वो 100% हो जाए और बाकी आप उसकी परसेंटेज निकाल के, तो बजाय आप फिगरेटिव सेंस में आप अगर उसकी परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर लें तो वो हमारी रिपोर्ट कॉमन साइज हो जाती है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमारी इनकम स्टेटमेंट की जो बेस है वो सेल बनेगी, तो सेल लेस सीजीएस ग्रॉस प्रॉफिट में हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए, तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ गई? लेट्स से दैट इज द इनकम बिफोर टैक्स, और फिर आपने टैक्स लेस किया तो वो आपके पास इनकम आफ्टर टैक्स आ गई। तो अब माय डियर, अगर आप सेल को कितना पे करोगे? 100%। अगर आपकी सीजीएस जो है वो 60% है तो ऑफ द सेल, तो इसका मतलब आपने 100% सेल शो की और उसमें से 60% निकाला, तो जीपी आपका कितना आ गया? 40%। अब 40% में से अगर आपके 10% आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो लेस करोगे तो आपकी इनकम बिफोर टैक्स कितना आ गया? 30%। और 30% में जो टैक्स आप लेस करोगे तो वो आपके पास। तो माय डियर, आप लोगों ने ये कहना है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट, आप समझिए, इट इज अ स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म इन विच every item of the financial statement is reduced to a common base. This was introduced with a view to overcome the limitation of the comparative statement. तो हमें चीजें फिर इजीली हो जाती हैं। इसी तरह जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की जो बेस आप कौन सी लेंगे वो आप फाइंड करोगे, दैट इज द टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 100%। अब हम देखेंगे कि हमारे टोटल एसेट्स का करंट एसेट्स कितने परसेंट है, फिक्स एसेट कितने परसेंट है, इंटेंजिबल कितना है, और इस तरीके से अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लो तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वुड बी कॉल्ड अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो रिमेंबर that all financial statement may be prepared as a common size, but simply कि you have to be taken the base को आप लेते हुए उसको 100 मानते हुए, बाकी उसकी परसेंटेज निकालते हुए, once you are preparing the financial statement, either income statement, either balance sheet, either cash flow, either funds flow, either I mean like the any sort of thing. Got it? यस सर। Yes, को sir. प्रॉब्लम हो तो जी प्लीज। तो दिस इज व्हाट नाउ दैट टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट मे बी कॉमन साइज बैलेंस शीट, मे बी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। नाउ there is a trend analysis. Trend analysis is a statement in vertical form where the earliest year is taken as a base year and the value of all the item in the financial statement will be related to the base year in terms of percentage, where value of each item in base year will be considered as 100. The trend percentage analysis
move in one direction, either upward or downward progression or regression. मैं for example, आप ऐसा करो कि start कर लो कि 2010 से, तो 2010 is being taken as base year. आप देखो, आप 2011 में हमारा इन्फ्लेशन कितना हुआ, फिर 12 में कितना हुआ, और आप बेस में किसको लोगे? 2010 को। और फिर जितनी अपवर्ड या डाउनवर्ड हुआ है, और अगर इस बेस के ऊपर आप अब तक 2020 तक आप उसको परसेंटेज में शो कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड पता चल सकता है, और दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रेंड। तो ट्रेंड की बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर को फोरकास्ट किया जा सकता है। गॉट इट? Got it, sir. Yes, sir. Now, this is ratio analysis. Traditional classification balance sheet ratio is current ratio, quick ratio, or this may be called Likod ratio or asset test ratio, super quick ratio, stock to work capital ratio, capital gearing ratio, debt equity ratio, proprietary ratio, long-term borrowing, total assets, fixed assets, net worth type. But following statements may be prepared in order to see. Now that revenue statement ratios might be a gross profit ratio, a net profit ratio, operating net profit ratio, operating ratio, operating expense ratio, stock turnover ratio, and stock holding period ratios might be prepared. Dear students, the question is, what is interfirm comparison? Now, interfirm comparison means a comparison of two or more similar businesses units with the objective of finding the competitive position to improve the profitability and productivity of those business units. Got it? तो दो फर्म्स के दरमियान जब हम कंपैरेटिव पोजीशन जानने के लिए जो हम कंपैरिजन करते हैं, माय डियर, दिस वुड बी कॉल्ड द इंटर फर्म comparisons. Okay? Yes, sir. जी, ठीक है। sir. अच्छा जी, now that the need for a comparative financial statement, investors have interests in the following three characteristics of companies, like liquidity, a company's ability to pay current liabilities, profitability, the operating success of a company's for a period of time, and solvency, the long-term solvency of the company. तो कोई भी जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट होती है तीन चीज़ों में। नंबर 1 लिक्विडिटी, नंबर 2 प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर 3 सॉल्वेंसी। तो मतलब है कि कोई कंपनी अपनी करंट क्लेम्स को कितना इजीली पे कर सकती है, तो नेचुरली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रॉफिटेबिलिटी में हम ऑपरेटिंग सक्सेस ऑफ द कंपनी फॉर अ सर्टेन पीरियड, और सॉल्वेंसी में हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म देखना चाहते हैं कि वेदर द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनीज आर एबल टू pay the liabilities of the company. So if it is, so then the solvency. So because I as an investor would be interested to make such sort of investment. Now अच्छा ये बताइएगा कि एक इन्वेस्टमेंट में एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कोई फर्क क्या है जी? अजीम, आप आ चुके हैं, पहली तो बात है वेलकम। और डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? सर जी जी सर, अगर आप कंपनी को या किसी फर्म को कोई बिल्डिंग लेकर खुद से दे देते हैं तो सर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, और अगर सर किसी कंपनी के आप शेयर्स खरीद लेते हैं या फिर लाइक दैट कुछ चीज़ करते हैं तो वो इनडायरेक्ट होगी सर। श्योर पढ़ा हुआ है या वैसे कोई ख्याल है? सॉरी सर। नहीं, मीन आप ये जो बात कर रहे हैं ये
पढ़ी हुई थी या अंदाजा कर रहे हैं आप? सर अंदाजा भी है सर, कहीं पढ़ा भी था सर। चलें, और भी बताइए जी लोग। हाँ जी, ये जो बात हुई है, डू यू एग्री? अजीम, आपका क्या ख्याल है? सर अगर आप उसको लोन भी दे देते हैं तो सर वो भी इनडायरेक्ट में आएगा सर। आई एम टॉकिंग इन्वेस्टिंग. देयर इज ऑलवेज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग, देयर इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग. जी, मिस सोनिया मैम, बेटा बताइएगा प्लीज. अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये लगता है, वैसे मुझे कहीं पे पढ़ा तो नहीं, लेकिन ऐसे मुझे जो समझ आ रही है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि जैसे अगर कोई डायरेक्टली किसी फॉर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं ना, जैसे जैसे कंसोलिडेटेड फॉर्म्स होती हैं ना, ग्रुप होते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब हमारी कोई लाइक सब्सिडरी, जब हमारा होल्डिंग का कोई कनेक्शन इनडायरेक्टली होता है ना किसी फर्म या कंपनी के साथ, तो उस लिंक के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं कि अगर होल्डिंग इनडायरेक्ट है तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी इनडायरेक्ट होगी, और अगर डायरेक्ट है होल्डिंग या मतलब जैसे होल्डिंग और सब्सिडरी टू का रिलेशन है, तो नहीं बेटा, ये आई एम एक सॉरी, दिस डायरेक्ट इज नॉट विद रिस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट टू है। दिस और वन. अगर फॉर नो 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 एग्जांपल नो होल्डिंग नो. है सब्सिडरी और सब्सिडरी की आगे कोई इनडायरेक्ट होल्डिंग है तो इसलिए नहीं नहीं नहीं, ये उस एस्पेक्ट में नहीं. प्लीज मिस्टर अजीम, प्लीज मिस्टर अजीम. Azim, I'm interested to know from you. आप सुनिए, ऐसा है इनफैक्ट कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जिसमें जो इन्वेस्टर, जिसका पैसा है, वो फैसला खुद करे कि वेयर आई हैव टू इन्वेस्ट. यू हैव मनी, you buy your real estate, you have decided कि मैंने यहाँ परचेज करना है, तो my dear, this is a direct investment. Even if you are interested to buy shares in the stock market, और आप कहते हो कि मैंने इस कंपनी के शेयर लेने हैं, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है. इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बेस्ट एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स हैं कि पैसा लोग, इन्वेस्टर उनको पैसा दे देते हैं और उनके फिर जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपनी मर्जी से पैसा लगाते हैं. पैसा किसी का है, फैसला कोई और कर रहा है, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग होती है. तो बेस्ट एग्जांपल इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग की म्यूचुअल फंड्स होते हैं, माय डियर. ठीक है जी. सर एम्प्लॉय बेनिफिट Yes, sir. स्कीम इसकी एग्जांपल हो सकती है सर, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की? क्या एम्प्लॉय चीज? बेनिफिट स्कीम्स इनडायरेक्ट हाँ, इन्वेस्टमेंट तो की एग्जैक्टली एग्जांपल हो सकती पेंशन, है? आपके पेंशन फंड्स होते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जितने भी जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ये दिस इज द जी जी बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग. बिकॉज जिस तरह इवन आप देख लें कि आपकी आजकल वो जो तकाफुल हैं, आप मुख्तलिफ पॉलिसीज लेते हैं, वो पैसा आप उनको देते हो, आगे वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहें इन्वेस्ट करें. दे आर नॉट डिपेंडेंट. सेम इज द केस विद द म्यूचुअल फंड्स. उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो ऑटो में करें, वो बैंकिंग सेक्टर में करें, कहाँ करें, आप नहीं उनको कहते जी कि मेरा पैसा यहाँ लगा दो. जहां ऐसी कोई अरेंजमेंट है कि आपका पैसा आप फैसला करोगे, वो आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होगी. ओके, जी सर. थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग. नाउ प्लीज, investor and financial statement analysis. Short-term creditors are mostly interested in the liquidity. Long-term creditors, bondholders, and stockholders are more interested in profitability and solvency than in liquidity. While that ratio analysis can provide liquidity, profitability, and solvency information of the firm. इसको हम बोलते हैं कि लाइक द प्रेफरेंस या द रेलेवेंस होती है, वो लोगों की मुख्तलिफ है. कि मीन कुछ लोग कहते हैं कि हमें
लिक्विडिटी को वो बेस बनाते हैं, चूंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की प्रेफरेंसेस और हो सकती हैं, और दैट इज व्हाट. बट एनी आई थिंक द रेशियो एनालिसिस वुड बी provide more insight on liquidity, profitability, solvency of information of the firm. Now that ratio analysis, for example, the ratio of current assets over current liabilities, the current ratio measure the ability of the firm to pay current liabilities. The ratio of total liabilities over total assets, debt ratio, measure the solvency, and the ratio of the net income over net sales, profit margin, measure the profitability. ये मुख्तलिफ आ गई हैं जो रेशोज आनी है. नाउ कंपैरेटिव रेशो एनालिसिस क्यों हम तैयार करते हैं? To assess the adequacy of these financial ratios, the following comparison can be performed. Intra-company comparison, or the intra-company comparison, the ratios are compared with those of previous years to assess whether these ratios are improved or deteriorated. Keep in mind, within the company, mean one company's performance with the past years can be compared. Or industry comparison is what the ratios are compared with the industry averages. तो ये जो नेम है ये इंडस्ट्री एवरेजेस डन आई मीन ब्रैड स्ट्रीट, मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स पब्लिश, इनकी एक पूरा वो इंडेक्स भी है, और हम इनकी उस इंडस्ट्री के साथ परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, कैन बी सीन. लाइक इट्स द सेम, अगर आप एक फर्म है, एक कंपनी के शेयर्स को अगर स्टॉक एक्सचेंज की एज ए किसी सेक्टर के साथ कंपैरिजन करो तो that might be industry wise comparison would be there. So far as intercompany comparison is concerned, to compare the ratio with those of one or more competitors, the intercompany comparison is to determine the company's competitive position. Ratio analysis is used in all three comparisons. तो दिस माइट बी, रिमेंबर, मेरा ख्याल 3 कंपैरिजन सामने उठ के आ रहे हैं. एक इंटर कंपनी, दूसरा इंट्रा कंपनी, तीसरा इंडस्ट्री कंपैरिजन माइट बी यूज्ड फॉर द पर्पस. नाउ इन फैक्ट other tool for comparative financial statement analysis is the horizontal analysis. अब देखो, हमने vertical और horizontal, the study of percentage changes of items in comparative financial statements. This analysis emphasizes on the change of one single item over time. तो देखा, हम देखना चाहते हैं कि एक आइटम जो है वो 2010, then 11, then I mean like 12, then 13, then 14 में उसमें सेल कैसे कैसे चेंज हुई. So what was the sale in year 2010, then in 11, then in the 12, 13, 14, 15. This sort of analysis is a horizontal analysis. So study the percentage changes of items, accounts in comparative financial statement. और comparative financial statement का मतलब क्या है कि different years, तो हम कंपनी के उस एनालिसिस को देख रहे हैं और कि 2010, 11, 12, 13, 14 में सेल कैसी थी, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग या कुछ भी उसमें. सो दिस एनालिसिस emphasizes on the changes of one single item over time. Now please keep in mind, वो जो हमने वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल के अंदर हम बेस लेके हम उसको देखना चाहते हैं कि what was the performance of the operating expenses with respect to sale. So what is the CG as gross profit with respect to sale and certain sort of thing. जबकि हॉरिजेंटल के अंदर आप एक आइटम को ओवर द टाइम आप देखते हैं. तो दिस टूल इज प्राइमरली यूज इन इंट्रा कंपनी कंपैरिजन. तो हॉरिजेंटल एनालिसिस कहाँ होगा? इंट्रा कंपनी के अंदर. अब फॉर एग्जांपल क्या है कि मैं अगर आपको कहूँ कि ये एबीसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फॉर लास्ट 10 ईयर, और आपने हमें ये बताना है कि सेल पैटर्न राइट फ्रॉम 2010 टू ऑनवर्ड कैसे रहे, उनमें क्या क्या चेंजेस आई हैं. तो माय डियर, मैं आपसे क्या कहूँगा कि प्लीज डू कंडक्ट अ हॉरिजेंटल एनालिसिस. सेम इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू
कि ये हमारे पास फिनेंशियल बैलेंस शीट है और करंट रेशो जो 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 उसमें एसेट्स हैं और उनको आप देखें कि टाइम वाइज मीन 2010, 11, 12, 13, 14 एंड ऑनवर्ड, तो इट मीन दैट you want to see the any sort of changes in the current assets over the time of a company. So that's why यहाँ से आप नॉर्मली पिक कर सकते हैं कि जो इंट्रा कंपनी कंपैरिजंस होते हैं वो हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं. Now, so far as other tool is concerned, that is a vertical analysis. So, my dear, the vertical analysis, this analysis studies the relationship of one single item with all other item in the statement, please. अब वर्टिकल में आप देखोगे कि जी हमारी सीजीएस की परसेंटेज विद सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, इसी तरह हमारी करंट एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स, so the intangible with respect to certain. So this is the vertical sort of analysis would be there. So this analysis is to express each item as percent of a base item, net sales of an income statement, or total assets of the balance sheet. तो देखा हमारा वो जो वर्टिकल के अंदर अभी हमने बात की थी, अगर हम उसे परसेंटेज में शो कर दें तो वो कॉमन साइज हो जाती है, लेकिन जिसको हम बेस उसकी लेके हर आइटम को हम उसके साथ शो करें तो वो हमारा वर्टिकल एनालिसिस हो सकता है. वर्टिकल एनालिसिस इज यूज्ड इन बोथ इंट्रा एंड इंटर कंपनी कंपैरिजंस, लेकिन जो इंट्रा में हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं जबकि वर्टिकल में हम टॉप टू बॉटम की तरफ आएंगे. तो सेल हमारी 100% बन जाएगी और उसको हम देखेंगे विद सीटीएस, विद ऑपरेटिंग and with rest of the world. While अगर आपने सेल को देखना है over the time, sale in the period 2010, 11, 12, 13, 14, so this would be the horizontal analysis would be there. Is it? Now that the comparative financial statement analysis, horizontal analysis is mainly used in intra-company comparison. Vertical analysis can be used in both intra and inter-company comparison. Ratio analysis can be used in intra-company or inter-company and industry comparisons. So this is the sort of point. तो अगर वो आपकी, if there is industry average of vertical analysis can also be used in industry comparison. चूंकि वहां पे भी आप इंडस्ट्री एनालिसिस में अगर वो आपकी वर्टिकल है तो वो उसको भी हम यूज कर सकते हैं. नाउ माय डियर, comparative analysis, a note, the comparative analysis can also be made to any account reported in financial statement. Example, a firm can ask whether its earnings are improved from previous year, that is intra-company comparison, or whether its earnings are better than the industry norms, so the industry comparison, or whether its earnings are better than its major competitor, तो दिस इज इंटर कंपनी कंपैरिजन. मेरा ये ज़रा काफ़ी अच्छी बात ज़रा सामने आई है कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस हम देख सकते हैं और वो किया जा सकता है. इट मे बी इंट्रा कंपनी, इट मे बी इंटर कंपनी, इट मे बी इंडस्ट्री कंपैरिजन. क्यों जी, इज इट राइट? समझ आ रही है जी? जी सर. यस सर. जी सर. Horizontal analysis is a trend percentage are computed by selecting a base year whose amounts are set to equal 100%. The amount of each year are expressed as a percentage of the base account. ये देखिए हमारे पास ये examples हैं जी. That is what we have a net sale like 150, 130, 120, 100. CGS have been given, that is 90, 80, 75, 50, and gross profit. Now, we are going to see okay, what happened in 2008, 2007, 2006. Now this is what it's the example of the horizontal. और सेम हम अगर इसको परसेंटेज वाइज शो कर दें तो ये हमारी ट्रेंड एनालिसिस वी आर गोइंग टू सी कि 2006 में, 7 में, 8 में हमारा क्या ट्रेंड. अब ज़रा देखिए
कि चूँकि 100, 120, 130, ठीक है ना जी, तो ये इजाफा हमारे पास हो रहा है। तो एनी हाउ यहाँ से हम ट्रेंड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी सीन। Now, so far as vertical analysis is concerned, this analysis emphasizes on the relationship of one single item with all other item on the statement. The following example is a vertical analysis used in intra-company comparison. Now, my dear, ये हमारे पास एक है vertical analysis की example. We have 2008, 2007. So sales of goods, sale returns have been given. So sales net 80% on the credit, cost of goods sold, gross profit. Anyhow, हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि 2008 में और नेचुरली जो हमारी सेल्स होगी वो हम इसको कंप्यूट करेंगे और देन उसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास तो हमारा एनालिसिस ये वर्टिकल हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि हमारी अगर ये सेल है तो सेल रिटर्न हमारी उसका कितने हैं और व्हाट अबाउट हमारे पास नेट सेल ये हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इतना है, सेलिंग एक्सपेंसेस इतने हैं। तो ये जो बेस हमने इसको मानते हुए जो हमने ये बात ऐसे हम कर रहे हैं, सेम ये हमारे पास 2008 का 2007 का ये डाटा। तो दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस is a vertical analysis. So vertical analysis and inter-company comparison may be used as a benchmarking, comparing the performance of a company to standards set by other companies. Inter-company comparison or by industry. तो यहाँ पे वैसे बाय द वे इन्होंने इंट्रा कंपनी नहीं लिखा हुआ, हम लिख सकते हैं जी इंट्रा कंपनी भी बेंचमार्किंग में। जी सर, लिख सकते हैं। हाँ, तो वो भी बहरहाल चूँकि बेंचमार्किंग में इंटर जो मीन इंटरनल बेंचमार्किंग भी होती है, लेकिन एनी हाउ यहाँ बेंचमार्किंग हम यहाँ एक्सटर्नल में तो इंटर कंपनी कंपैरिजन में और इंडस्ट्री कंपैरिजन में बेंचमार्किंग। तो एग्जांपल इज व्हाट कंपेयरिंग कंपनीज वर्टिकल एनालिसिस परसेंटेज against a key competitor's vertical analysis percentage, that is intercompany comparison might be used. Now dear, we have to move towards the ratio analysis. So ratio वैसे ratio है क्या चीज होती है जी? What is ratio analysis? So a relationship between two units. Adi Azim, do you like to say something, Mr. Azim? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। Question is what is ratio? How you define ratio? सर रेशो को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी चीज को किसी को बेस बनाकर उसकी परसेंटेज में कैलकुलेट करना। रेशो का मतलब तो यही होता है। हाँ जी। पर अगर रेशियो एनालिसिस की आप बात करेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द रेशियो एट डिफरेंट पीरियड्स आइदर इन द सेम इंडस्ट्री और एट डिफरेंट लेवल्स। हाँ ठीक है, असल में रेशो इज द रिलेशनशिप अमंग और बिटवीन टू वेरिएबल। जब हम कहते हैं कि ये वेरिएबल उस वेरिएबल के साथ उसका ये लिंक है तो वो एक रेशो होता है। सर जी वही एक बुक में मैंने पढ़ी, इट इज अ रिलेशन, इट फाइंड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल फैक्टर्स। हाँ, क्योंकि इसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर तो होते ही नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो रेशो है। रेशो इज शोइंग अ लिंक रिलेशनशिप among between two financial factors. Okay, ratio analysis is used in all three comparison. जो बार बार हम बात कर रहे हैं, रेशो यूज इन एनालिसिस इंक्लूड लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अच्छा, ये जो लिक्विडिटी रेशो हम इससे क्या मतलब आप लेना चाहते हैं?
सर फर्म की कैश पोजीशन कैसी है, मतलब उसके पास जो एसेट्स हैं वो इजीली कन्वर्टेबल कैश कितने इजीली हैं उसकी, या वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को किस तरीके से फर्म मीट कर सकती है इजीली। ठीक है, एग्जैक्टली। माय डियर, measuring company ability to pay current liabilities. These ratios are served to evaluate companies' ability to meet their current maturing financial obligations. That is a common point. So far as the formula is concerned, the current ratio is current assets divided by current liabilities. Current assets including cash, short-term investments, securities, short-term receivables, inventory, and prepaid expenses. So that is the current assets, और फिर हमारी current liabilities होंगी, इनके relationship को हम current liquidity ratio. So this ratio measures the ability to pay current liabilities with current assets. मेरा ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा जी, ये तो खैर बड़ी आप बार बार बेसिक चीजें हैं। तो लिक्विडिटी रेशो, दैट इज व्हाट करंट रेशो, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और एसेट टेस्ट रेशो बताएं जी, क्या है फर्क करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो? सर आप इन्वेंट्री सर जो जिसमें कैपिटल टाइड अप हो सकता है आप उसे भी एक्सक्लूड कर देते हैं सर, और सिर्फ आपके करंट एसेट्स रहते हैं आपके पास। Why you are excluding inventory? क्योंकि सर वो टाइड अप हो सकता है सर कैपिटल आपका वहां पे, सर आपका कैश वहां पे टाइड अप होता है सर इन्वेंट्री की फॉर्म में। ओके, ठीक वो है। इजीली इसकी लिक्विडिटी इतनी नहीं होती सर कि कैश में कन्वर्ट हो सके। सही, ठीक है, वंडरफुल। आई मीन हम और भी प्रिसाइज सेंस में देखना चाहते हैं कि बिकॉज company feel that inventory sometime is not being sold out, so that's why I think maybe blocked one for a certain time period. So that's why I think we are going to prepare asset test ratio and the in assets so that our inventory, तो फॉर्मूला टेक्निकली बनेगा जिसको हम क्विक एसेट्स कह रहे हैं। तो क्विक एसेट्स बेसिकली क्या बनेंगे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो ये जरा ज्यादा उसमें उस हवाले के साथ है। तो लिक्विडिटी एक्टिविटी रेशियो measure the effectiveness of a company in selling inventory turnover rate and in collecting receivables, that is receivable turnover rate. अच्छा मुझे ये बताइएगा आप लोग, ये हम जो टर्नओवर की बात करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर, अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, ये क्या मतलब है इसका? डेज सर। सर इसका मतलब है कि आपकी जो ये इन्वेंट्री है या रिसीवेबल कितने टाइम्स है, मतलब कितने टाइम्स है, मतलब इन्वेंट्री आपकी कॉस्ट ऑफ कितना टाइम है, टाइम्स है मतलब, और रिसीवेबल आपकी क्रेडिट सेल का कितना टाइम्स है। ये मतलब एक रेशियो बताता है, जैसे कि आपकी अगर क्रेडिट सेल 1 मिलियन हुई है और अगर उसमें से 5 मिलियन आपके रिसीवेबल है, इसका मतलब 50% या जो 0.5 टाइम्स है जो वो, या 50% जो है वो आपका रिसीवेबल जो है ना वो स्टैंड कर रहा है टोटल क्रेडिट सेल में से। ठीक है, तो मतलब अगर जितने टाइम ज्यादा आ रहे हैं तो वो एक अच्छी निशानी है, या उसमें क्या इसको शो होता है? सर टाइम्स जो है जाहिर सी बात है आपका, मतलब अगर जितना रिसीवेबल टर्नओवर है तो आप सेल्स डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर, तो अगर ज्यादा इसमें क्या कहते हैं रिसीवेबल आपके कम से कम होंगे तो जाहिर सी बात है आपका टाइम्स ज्यादा आएगा, या सेल्स आपकी ज्यादा से ज्यादा होगी तो जब भी आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा, ये एक अच्छी चीज है इसके पीरियड में। पेबल्स में आपके इस तरह उलट है, टाइम्स कम से कम आना चाहिए आपका, उसका कलेक्शन पीरियड ज्यादा से ज्यादा, वो पेमेंट पीरियड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि आपका कैश कन्वर्जन साइकिल ज्यादा से ज्यादा हो। ये डिपेंड करता है रेशियो कौन सी है। और अगर मैं कहूँ एम्प्लॉइज टर्नओवर तो फिर क्या मतलब होता है?
सर ये तो मिनिमल होना चाहिए, इसका मतलब एम्प्लॉयज आपसे ठीक नहीं है और फिर आपको एक स्टाफ डेवलपमेंट मतलब हाई स्टाफ टर्नओवर होगा तो वो आपका हैम्पर करेगा स्टाफ डेवलपमेंट, तो वो और फ्यूचर अगर में लॉन्ग टर्म सिंपल टर्नओवर का हो तो इससे क्या मतलब है? सेल्स आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। वंडरफुल, ठीक है, एग्जैक्टली बस मतलब यही था कि these words are used in different particularly once we talk turnover तो simply mean this is a sales one, once we talk about implies turnover तो इसका मतलब बेसिकली पता क्या होता है कि टर्नओवर का मतलब है कि एक चीज अपने आने से उस फेज को साइकिल को लेने में कितना टाइम ले रही है, ये टर्नओवर है। मीन के जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारी अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं और अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होने से लेके रिसीव करने में और जितने अब इसीलिए हमारे पास जब आप उसको देखेंगे तो हमें सेल देखनी पड़ेगी और हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं और उसको हम देखते हैं कि हमारा एंडिंग बैलेंस या वो जो एवरेज हम अकाउंट रिसीवेबल लेते हैं तो वो ये हमारी स्पीड को शो करते हैं कि हाउ मेनी टाइम दैट द सेल क्रेडिट सेल क्रिएटेड एंड द टाइम टेकन टू रिसीव दिस मनी। तो आई थिंक ये इन्वेंट्री अकाउंट्स पेबल सो प्लस द अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर तो वो तो खैर मैंने वैसे ही ज़रा इम्प्लाइज टर्नओवर के हवाले से खैर बात की थी और उसका भी खैर पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी गुड वन और your all answers are brilliant, wonderful. Anyhow, these ratios are indicator of the efficiency with which the company uses its short-term economic resources and inventory and receivables लमा। तो जाहिर बात है कि जो आपकी लिक्विडिटी रेशियो है वो वैसे ही शॉर्ट टर्म की उस चीज को मुहैया करती है तो दिस इज फाइन गुड वन लाइक नाउ in fact the liquidity activity ratio these ratios are also referred to liquidity ratio so the faster a company can sell inventory or collect receivable the faster it can convert inventory or receivable to the most liquid assets cash as a result both inventory and receivable turnover rates are also referred to liquidity ratios like now, liquidity activity ratio, inventory turnover, the cost of goods sold and divided by average inventory. Now, my question is, ये अजीम आप वकास और ये सब लोग जरा बताइए यहाँ पे हम एवरेज इन्वेंट्री क्यों लेते हैं? क्योंकि सर उसकी वजह मैं बताऊं क्योंकि सीजीएस के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो है ना उसकी एडजस्टमेंट हुई होती है। नहीं क्यों ऐसा क्यों करते हैं सर? उसकी वजह ये है कि एक तो हमने ओवरऑल जब आपने इसका इन्वेंट्री क्या कहते हैं वो पीरियड निकालना है, इन्वेंट्री डेज निकालने हैं तो वो पूरे साल का है। एक इसकी रीजन ये है। दूसरा ये कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग क्लोजिंग जो पिछले साल का स्टॉक होता है और उसकी एक एडजस्टमेंट शामिल होती है, इस वजह से फिर हम एवरेज आउट करते हैं इन्वेंट्री और एवरेज आउट। सर अगर इस साल परचेजेस ज्यादा हो गई हैं और ओपनिंग कम पड़ा था तो फिर अगर इस करंट ईयर की परचेजेस ले लेंगे फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, फिगर एग्जैक्ट नहीं आएगी। नहीं अजीम थोड़ा सा आप इसकी फिलॉसफी नहीं सही बता पा रहे। मैंने पूछा कि व्हाई एवरेज इन्वेंट्री, व्हाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, व्हाई एवरेज अकाउंट्स पेबल इज सर मे बी इसका रीजन ये है कि इन्वेंट्री लेवल्स रिसीवेबल लेवल्स पूरा साल चेंज हो रहे होते हैं तो वो आप समटाइम्स डाउन तो एवरेज अगर लेंगे तो वो एक आपको ज़्यादा अच्छा फिगर बता देगा। सर बेसिकली ये रेशियो तो सर इन्वेस्टर के लिए है, तो इन्वेस्टर को एक क्लियर पिक्चर और प्रिडिक्ट करने के लिए ये भी एक रीजन हो सकती है कि हम एवरेज लेते हैं। इसका एग्जैक्टली है तो यही चीज, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी है? जी सर मैंने बीकॉम ऑनर जब पहले से किया था स्टार्ट में पढ़ी थी। हाँ तो आप आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो
It is full with the averages. और देखो बात थोड़ा सा अजीम इस तरह है कि अपनी एनालिसिस को रियलिस्टिक करने के लिए उसकी वजह ये है कि अब इन्वेंट्री को हम एवरेज इसलिए बनाते हैं कि आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री है ना तो पूरा साल वो रही और ना ही आपकी इन्वेंट्री ओपनिंग रही पूरा साल। तो दैट्स वाई फिर हम जब आपके पास इन्वेंट्री का लेवल एक जैसा नहीं होता तो फिर दिस इज मोर बेटर टू यूज द एवरेजेस। दैट्स वाई टू मेक योर एनालिसिस मोर रियलिस्टिक तो फिर हम एवरेजेस लेते हैं चूंकि हमारे पास साल के शुरू और साल के एंड में दो वैल्यूज हैं उसको हम लेके ना हम बिगिनिंग को समझते हैं ना हम एंडिंग को, उन दोनों को लेके वी हैव मेड इट एवरेज डिवाइडेड बाय 2 और उसको हम ले रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब आप रीऑर्डर पॉइंट कंप्यूट करें उसका फॉर्मूला जानते हैं, रीऑर्डर पॉइंट किस तरह निकालते हैं? नहीं याद सर। हाँ जी, बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सर एवरेज इन्वेंट्री और लीड टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। रिकॉर्डेड क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 आरओपी निकाल एक दिन के फॉलोइंग ना यार मैं इन टिकटॉक चला देती है। ये कौन सा सब्जेक्ट दरमियान में चल रहा है जी? सर पंजाबी। टिकटॉक सर पंजाबी तो है लेकिन सब्जेक्ट कौन से वाला है मैं ये पूछ रहा हूँ। शुगल। प्लीज प्लीज देखो इस तरह है, आपने रीऑर्डर पॉइंट फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला हम बेसिकली डी इंटू एल, अभी मैं अभी सिंपल बात कर रहा हूँ, सेफ्टी स्टॉक उसमें शामिल नहीं है। डी से मतलब होता है डेली डिमांड। अब अगेन सवाल है कि डेली डिमांड आपकी फिक्स हो नहीं होगी तो आप पूरे हफ्ते की अगर डिमांड को आपने लेना है तो आप उन पूरे हफ्ते की डेली कंजम्पशन को लेके उनको डिवाइडेड बाय उतने ऑब्जर्वेशन पे करके उनकी एवरेज लेते हो। तो आरओपी में भी जब आप डी लेते हो तो डी आपकी एवरेज डेली कंजम्पशन होती है। और एवरेज का मतलब ही क्या है कि अगर आपकी लीड टाइम 6 दिन है तो आप देखते हो कि हमारी 6 दिनों में नॉर्मली जो डिमांड कितनी कंजम्पशन होती है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, और फिर इनको जमा करके आप इनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप करोगे तो वो जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी डेली। तो ना हमने उसमें एक को नहीं लिया और वो कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा जब भी कभी आप एवरेजेस लेते हो तो एवरेजेस वहाँ ली जाती है जहाँ आपकी कोई भी जो वैल्यूज़ है वो कांस्टेंट ना हो। तो फिर उसको आप नॉर्मलाइज करने के लिए आप जो लेते हो वो एवरेजेस हैं। तो सेम इज द केस, आप जब इन्वेंट्री लोगे तो माय डियर आपकी इन्वेंट्री एंडिंग बैलेंस वाली नहीं लेते, मतलब हालांकि उस पर भी एनालिसिस निकाला जा सकता है लेकिन वो इतना प्लॉजिबल नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक द इन्वेंट्री विच टू बी कंसीडर्ड दैट वुड बी एवरेज। तो एवरेज पे अगर को पूछा जाए कि जी ये ऐसा क्यों किया जाता है तो आप यही इसका आंसर करेंगे कि एवरेज डाटा इज टेकन इन ऑर्डर टू consider the normal analysis because for the whole year या for the whole time आपका ना तो बिगिनिंग इन्वेंट्री वाली अमाउंट है और ना ही एंडिंग। तो दैट्स वाई जहाँ आपकी कंसिस्टेंट अगर डाटा ना हो तो फिर हम उसको एवरेज तस्वर करते हैं और एवरेज ली जाती हैं। दिस इज द रीजन that computing the average inventory and taking the average inventory. Got it? Yes, sir. Now the Yes, ratio indicates the number of times a company sells its average inventory during a period. So use 365 days divided by this ratio. But anyhow, this is the like, तो हम इसको करते हैं और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर में नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय, देखा जी ये एवरेज जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर आ जाएगा और हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सेम हमारे पास ये डेज में आपने फाइंड कर लिया, डेज सेल्स इन रिसीवेबल एवरेज नेट अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 1 डेज सेल्स।
So the ratio shows how many days it takes to collect the receivables like. और फिर आप इन बेसिस के ऊपर अपनी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसीज वगैरह बना सकते हो, आपको पता ही होगा. नाउ दैट एग्जांपल में एक्टिविटी रेशियोज की और लाइक द रिसीवेबल टर्नओवर have been or days sales in receivable. तो इन्वेंट्री टर्नओवर हमारे पास यहाँ पे CTS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और 9 टाइम्स आर 41 डेज हमने निकाला है. तो अगर ये टाइम्स जितने आपके ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. रिसीवेबल टर्नओवर यू आर एबल टू फाइंड नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट अकाउंट रिसीवेबल वगैरह. और मेरा ख्याल है यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस वन. लाइक solvency ratio is a indicators of long run solvency and stability of a company. So you may find because solvency is ability to pay the liabilities with the respect to your total assets. So that's why I think this is debt and total assets. इसको डेट रेशियो को एक और भी नाम दिया जाता है. Anybody would like to tell? Leverage. लिवरेज एक और नाम है, ब्रिटन लैंग्वेज में यूज होता है. गियर रेशो. Yes, sir. ठीक है. तो दैट इज द रेशो इंडिकेट्स द परसेंटेज फाइनेंस विद. तो आपने वो बोला था लिवरेज, उससे क्या मतलब है? लिवरेज रेशो क्या होती है? लीवरेज तो सर होती है EPS डिवाइडेड बाय CM या सेल्स, EPS डिवाइडेड बाय सेल्स. चल जी. तो माय डियर, सॉल्वेंसी रेशो आल्सो शोज टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड. अजीम ये क्या होता है? टाइम टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड. सर फर्म्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट या फाइनेंशियल एक्सपेंस टाइमली. मतलब आपकी जो EBIT होता है वो उसमें जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है कितने टाइम्स है, मतलब आप इजीली उस इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं या नहीं. फर्म्स की एबिलिटी. और अगर फर्ज करें ये टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड आ रहा है 4 और एक जगह आ रहा है 3, तो आप क्या कहेंगे? सर जिसका 4 आ रहा है इसका मतलब उसकी एबिलिटी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि EBIT ऊपर होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नीचे होता है. बिल्कुल. इसका मतलब है कि कंपनीज अर्निंग इतने टाइम ज्यादा हैं देन द इंटरेस्ट, और जितना टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड की रेशो ज्यादा होगी इसका मतलब कंपनी की उतनी ही इनकम ज्यादा बेहतर है. और जितनी इनकम आपकी नेट इनकम वगैरह EBT बेहतर होंगी, आई एम श्योर लाइक कंपनी कैन इजीली पे देयर इंटरेस्ट. This is the explanation, or that have been given like solvency ratio में debt ratio have been mentioned, total liabilities, total assets, or that is the time interest earned में देखिए ये 6.3 टाइम्स आया है. और नेचुरली अगर ये होता फर्ज करें 3.3 टाइम्स, तो उस सूरत में कंपनी की एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी. कंपनी रिलेटेड ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं जी, इंडिकेटर्स ऑफ हाउ इफेक्टिव अ कंपनी हैज बीन in meeting its overall profit return objectives, particularly in relation to the resources invested. So very simple, profit margin, rate of return on net sale is formula is net income divided by net sales. So you can easily find this one. This is the company profitability, return on assets. So this is ROA, net income plus interest plus expenses, net of tax, average total assets. So return on common stock equity is net income minus preferred dividend, average stockholder equity. ये preferred dividend हम क्यों इसमें से लेस करते हैं माय डियर?
क्योंकि सर ये आपकी फिक्स्ड लायबिलिटी है जो आपको स्टॉक होल्डर से पहले पे करनी है। क्रेडिटर्स के बाद क्रेडिटर्स और प्रेफर्ड डिविडेंड आपकी लायबिलिटी है जो इस बच जाने के बाद रेजिडुअल इनकम वो स्टॉक होल्डर्स को पे होती है। अच्छा, तो ये जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं स्टॉक होल्डर्स, इनमें अगर मैं कहूँ क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव तो क्या फर्क है? सर क्यूमुलेटिव में उनका वो जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता रहता है, दूसरा क्यूमुलेटिव होता रहता है। और नॉन क्यूमुलेटिव में जिस साल कंपनी अनाउंस करेगी सिर्फ उसी साल पे करेंगे, वो इकट्ठा नहीं होगा पिछले साल। वंडरफुल। और अगर मैं कहूँ कॉलेबल प्रेफर्ड शेयर्स, उससे क्या मतलब है? सर जो कंपनी कॉलेबल करके मतलब उसको उनको कन्वर्ट कर सकती है या उनको मतलब अपना पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। So why callable preferred shares are issued, and why callable options are set by the companies? सर गेट मनी सर, सर क्योंकि ये एक इस पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमेशा ज्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कम होती है। तो कंपनी हमेशा ऑलवेज प्रेफर करेगी कि हमारे शेयर जो है कम से कम मार्केट में रहे। अगर वो अगर उसके बाद मतलब स्पेयर फंड्स आ गए हैं तो वो हमेशा कोशिश करेगी कि मैं अपने शेयर थोड़े से बायबैक कर लूं ताकि मेरी जो ईपीएस है कॉमन स्टॉक होल्डर्स की वो बढ़ जाए, करंट शेयर होल्डर्स को ज्यादा उसका मार्जिन मिलेगा फिर। So callable price would always be higher than the par value? जाहिर सी बात है सर, वो उनको ट्रैक करने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना मार्केट प्राइस, ताकि वो अगर नहीं तो अगर मार्केट में सेल आउट करेंगे तो वो भी सारा कंपैरिजन होगा। मतलब मार्केट ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ प्लस मार्केट इंसेंटिव, उसको देखते हुए फिर वो प्राइस डिटरमिन करेंगे। वो जाहिर सी बात है My question, when callable price is determined, gentlemen? सर जाहिर सी बात है जब कंपनी ने बायबैक करने। नहीं माय डियर, ये जब कंपनी उस वक्त नहीं होता जब ये शेयर्स इशू किए जाते हैं, ये उसी वक्त उसकी ऑप्शंस के अंदर ये लिखा जाता है कॉवेनेंट में। उस वक्त नहीं होता, ये एट द टाइम ऑफ इशूइंग ही लिखा जाता है कि दिस इज द कॉलेबल प्राइस। ओके, राइट सर। बट कीप इन माइंड कॉलेबल प्राइस वुड ऑलवेज बी हायर देन द पार वैल्यू, सिंपली। यस यस सर। ओके, ये उस वक्त नहीं होगी कि जब कंपनी कॉल पे, ये पहले ही उनके कॉवेनेंट्स में जो इंडेंचर होता है उसके अंदर सब कुछ लिखा जाता है पहले ही। और ऑप्शन दो किस्म की होती हैं, एक कंपनी क्रिएटेड होती है, एक इन्वेस्टर क्रिएटेड होती है। ये जो हमने बॉन्ड्स के ऊपर और प्रेफर्ड शेयर्स के जो कॉवेनेंट्स की बात की, ये कंपनी क्रिएटेड ऑप्शंस हैं। एक इन्वेस्टर क्रिएटेड ऑप्शंस होती हैं जिनको हम डेरिवेटिव सिक्योरिटीज कहते हैं, like a call option, put options. That is investor created, my dear. Okay. Yes sir, thank you. Okay. Now when the rate of return on equity is higher than the rate of return on assets, it indicates that the company earns a higher return from borrowed money than the interest paid for the borrowed money. It is also indication of the effective use of leverage. ये देखा, leverage mean debt यहाँ पे, the best uses is this one, like. So shareholder related indicators of how effective a company has been in meeting the profit objective of its shareholders. So profitability ratios में earning per share, net income minus the preferred dividend, or average common share outstanding. Miracle, these are the common things like profitability ratio, shareholder ratios, price earning. अच्छा ये बताइएगा, price earning ratio क्या बताती है? वकास आप बताइएगा प्लीज। जी जी प्लीज, चलें उसामा आप बताइए। उसामा, आई एम टॉकिंग। चलें अजीम आप ही बताइए,
प्राइस अर्निंग रेशो क्या होती है? सर प्राइस अर्निंग ये रेशियो ये होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अर्निंग्स हो रही हैं उस अर्निंग्स के ऊपर मार्केट में आपको कितना मिलेगा। मतलब उसकी एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ से एक एनालिसिस है कि अगर हम 1 रुपया इस इन्वेस्टमेंट में मैं कमा रहा हूँ तो मुझे मार्केट में उसको कितना इंसेंटिव मिल रहा है। थोड़ा सा आप इसको दोबारा देख लीजिएगा अजीम। सर जिसकी प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होगी वो फर्म फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी हमेशा से। हाँ नहीं, ये तो है, लेकिन फॉर्मूला इसके अंदर ही छुपा हुआ है। ये देखो ना, प्राइस अर्निंग, इट इज अ रेशियो showing the relationship of the price, market price per share with its earning capacity. It means that how many time the price is greater than the earning earned. तो मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, आपने देखना है कि अगर अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है तो अगर मार्केट प्राइस पर शेयर 100 है तो वो कितने टाइम ज्यादा है? 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में ना इस रेशियो का ज्यादा इस्तेमाल होता है वो एक्विजिशन, मर्जर और स्ट्रेटेजिक अलायंस में, कि आपकी वो प्राइस अर्निंग रेशियो तो सेम रहती है, लेकिन जब आप एक्वायर करते हैं दूसरी कंपनी तो उसकी अर्निंग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे आपका फिर वो नेट प्रॉफिट या वो सिनर्जी या टोटल कंपैरिजन निकल आता है कि हमने क्या बेनिफिट लिया, क्या गेन लिया पर शेयर। हम इन इसकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर शेयर प्राइस की प्रोजेक्शंस भी करते हैं। राइट सर। Okay. Now the next is this is, my dear, the book value profitability ratio में शेयर होल्डर्स के बुक वैल्यू पर कॉमन शेयर्स। जी वकास, बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है? सर जो आपके शेयर की पार वैल्यू है जो आपकी बुक्स में आ रही है जिसके ऊपर आपने इशू किया है। नहीं, शेयर की पार वैल्यू माय डियर वो तो नहीं बुक वैल्यू होती, वो तो प्रिंटेड होती है बस उसके शेयर के ऊपर, वो तो नहीं है बुक वैल्यू। सर इसके अंदर तो रिटेन अर्निंग भी शामिल है, रिजर्व भी शामिल है इस टोटल इक्विटी में। नहीं, वो मुझे मफहूम बताइए। ये तो ये वो आप बताएं कि दिस इज बुक वैल्यू मीन व्हाट? सर कॉस्ट एट कॉस्ट, मतलब किस कॉस्ट पे हमारे पास ये मौजूद है इक्विटी टोटल। नहीं, कैसे? सर मतलब अगर एक आज अगर कंपनी हम ने वाइंड अप एक करें, आज हम शेयर्स वाइंड अप करें तो स्टेक होल्डर्स जो कॉमन स्टॉक वाले हैं उनको इतने पैसे मिलेंगे बिल्कुल टोटल। बिल्कुल ठीक है। इसे सिंपल सेंस में अगर हम कहें तो आपकी जो बुक वैल्यू है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो जितने भी क्लेम्स आपने देने हैं वो देने के बाद जो बचता है वो है उसकी वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ। दैट्स व्हाई फॉर्मूला क्या है? टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में से माइनस प्रेफर्ड इक्विटी निकालिए और डिवाइडेड बाय करें कॉमन स्टॉक शेयर्स आउटस्टैंडिंग के ऊपर। तो आपने अगर बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर निकालना है तो आप बैलेंस शीट को लेंगे, टोटल एसेट में से जो क्लेम्स आपके अदर देन कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनको लेस करके बाकी जो बचता है वो है आपकी दैट इज द इक्विटी अवेलेबल टू द कॉमन और डिवाइडेड सर बाय। इसे ये भी कहते हैं ना नेट एसेट वैल्यू। बिल्कुल, एसेट में से लायबिलिटीज निकाल दें तो वो नेट एसेट्स बन गए। असल में देखिए जब मैं कहता हूं ना कि हम कहेंगे कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट, तो उससे मतलब क्या बनता है कि एसेट एट कॉस्ट मीन एसेट्स एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो उसकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है। फर्ज करें आपने प्लांट परचेज किया 10 लाख का, उनमें 4 लाख डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है, तो पीछे बुक वैल्यू उसकी कितनी बचती है? 6 लाख।
ओके, यस सर। इसी तरह लेकिन सर इस केस में वो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही ना आएगी, क्योंकि इसके अंदर जनरल रिजर्व भी शामिल है, इसके अंदर रिटेन अर्निंग भी शामिल है। इस वजह से फिर वही जो आपने कहा है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज के क्लेम निकालने के बाद जो बचेगी। माय डियर वो नहीं समझ रहे आप। देखो, वो मैंने कहा है कि बुक वैल्यू पर ऑफ एसेट, फिर ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा था कि एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो जो वैल्यू बचेगी वो बीवी, दैट इज अ बुक वैल्यू बनेगी। अच्छा, अब आइए बारी कि आपने बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है, तो आप उनमें से क्या करेंगे कि टोटल एसेट में से जो क्लेम्स बचते हैं अदर देन कॉमन उनको निकालो, और जाहिर बात उनमें रिजर्व वगैरह भी आ जाएंगे, सब कुछ निकलेंगे, और वो जो हिस्सा कॉमन वालों का है वो है असल इक्विटी अवेलेबल टू कॉमन, उसको डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर करोगे तो दैट वुड बी द बुक वैल्यू। सर बचेगी तो वो भी फिर पार वैल्यू हुई। बेटा जी, पार वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग माय डियर। सर अगर आपने 10 रुपए का एक शेयर इशू किया हुआ है तो जो आपकी इक्विटी कैपिटल बचेगा सारे उसमें से एसेट्स में से निकालने के बाद लायबिलिटी सेटल करने के बाद बचेगी तो वही हमारे पास सेम। नो, नॉट एट ऑल जेंटलमैन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पार वैल्यू प्रॉफिट आपको आपको अभी बताना चाहता हूँ। फर्ज करें पार वैल्यू, यू नो, जो इक्विटी होती है उसमें दो तीन कंपोनेंट होते हैं या दो, वन इज कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, द अदर इज द अर्न कैपिटल। नाउ यू नो, जो पार वैल्यू कहते हैं वो तो सिर्फ शेयर की उसकी पार को शो करता है। जैसे आपने एक शेयर जो है वो अगर 10 वाला 15 या 15 पे इशू किया है, तो हालांकि पार के मुताबिक तो वो 10 रुपए का है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू वाइज वो 15 का है। सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी इसमें शामिल होता है। जी जी, मैं अभी इनको थोड़ा थोड़ा सा, तो आप जो पार कहते हैं, पार वैल्यू इज सिंपली विच इज प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, सिंपल, वो पेड अप पार। कैपिटल, इशू कैपिटल। हाँ जी, मीन जो आपने इशूड और उसका शेयर कैपिटल जिसको हम कहते हैं, ठीक है वो। और देखिए आप इक्विटी जरा बनाइए जरा, आप एक सिंपल इक्विटी बनाएंगे तो उसमें तीन चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल, फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल, ये मिलके टोटल पेड इन कैपिटल, और फिर रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है इज सर, इट? गॉट इट। तो प्लीज कीप इन माइंड, ये जो आपकी जो पार वैल्यू है, पार वैल्यू माय डियर इज नॉट अ बुक वैल्यू। ओके, इट्स नॉट है। कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती जाती है तो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर, पार वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन बुक वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके, यस सर। थैंक यू। नाउ दिस इज stockholder profitability ratio, EPS have been given, and price earning or dividend yield have been given, like, or this is what the payout ratio, और ये देखिएगा, ये बुक वैल्यू, पे आउट रेशो क्या है, कैश डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम, और बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। ये देखें जी, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी माइनस प्रेफर्ड इक्विटी, ठीक है ये। अब इसके अंदर जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी शामिल होगी माय डियर। आप कह रहे थे कि जी सिर्फ जो उसकी पार वैल्यू होती है वो नहीं होती, तो पार वैल्यू सर इज मैं अ, पार का वर्ड गलत यूज कर रहा था। मतलब मेरा यही था लेकिन मैं पार यूज कर रहा था। चले बहरहाल, इसीलिए खैर अब मतलब इतनी दूर बैठे हुए मैंने तो पार को पार समझना था, और इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि यस सर, मुझे, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसकी वजह है कि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं फाइनेंस को जानता हूँ जेंटलमैन, आई नो। यस सर, यस सर। तो दैट्स व्हाई आई कैन डिस्कस ऑन दिस सॉर्ट ऑफ। अभी इसके अंदर और बहुत सारी प्राइसेस हैं, मतलब अभी जैसे कि बुक वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है जी, पार वैल्यू, ठीक है, पार वैल्यू, नो पार वैल्यू स्टॉक, पार, नो पार विद स्टेटेड वैल्यू शेयर्स। क्यों जी अजीम, यू नो? सर ये टर्म्स कहाँ यूज होते हैं? ये अकाउंटिंग में यूज होती हैं, पार वैल्यू।
नहीं नो सर, आपने पार। तो कहा सर नो पार, इसका कभी यूज देखा नहीं है। हाँ, वो ICMA वाले नहीं देखते, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है सिस्टम। बाहर अमेरिका में 3 टाइप्स के शेयर्स की कैटेगरीज वो बनाते हैं। एक पार वैल्यू, दूसरा नो पार वैल्यू स्टॉक, और तीसरा नो पार विथ स्टेटेड वैल्यू। जी सर, बट सर यहाँ पे कंपनीज नहीं यूज करती, जी पाकिस्तानी कंपनीज नहीं यूज करती। नहीं, हमारे यहाँ पे हम तो सिर्फ वो पार वैल्यू वाली बात है ना जी, पार, और पार से ऊपर जो भी इशू करेंगे वो प्रीमियम हो जाता है बाकी। जी सर। लेकिन हमारे यहाँ नो पार वाला कोई, हमारी जो कंपनीज एक्ट है उसमें वो नहीं है, और ना ही कभी पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंजेस में या इस टाइप की कुछ चीज़ देखी है। राइट सर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेडीज जेंटलमैन। यस सर। अच्छा, वैसे बाय द वे फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? सर शेयर्स की, हाँ जी जी, शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू। सर जो एक रेगुलेटेड मार्केट जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे जो एक कंपनी के लिस्टेड शेयर्स की रेगुलर ट्रेडिंग, एक्टिव ट्रेडिंग में जो एक वैल्यू बनती है, वो मार्केट प्राइस कंसिडर होती है, जो फेयर सर मुझे ना, मार्केट। डेली जनरल बायर और सप्लायर जिधर मीट करते हैं आकर, या डेली उसको एक इन्वेस्टर विलिंग है पे करने के लिए, विलिंग टू पे, दिस इज फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ जी, ये अजीम आपकी भी एक्सप्लेनेशन गलत है, और आप वकास बोल रहे थे या उसामा? सर अनीक बोल रहा हूँ। अनीक, अनीक आपकी भी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, और अजीम की भी एक्सप्लेनेशन। सर करंट कोटेशन को कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स की। दोबारा बताइए जी। सर करंट कोटेशन जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है आपके शेयर्स की, उसे कहते हैं सर फेयर वो मार्केट वो वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है और मैं कह रहा हूँ फेयर मार्केट वैल्यू। सर। आपने फिर कहा जी जी। सर फिर जब दो पार्टीज आपस में कोई निगोशिएशंस के बाद डिसाइड करती हैं कोई नहीं माय डियर, सॉरी। ठीक है सर। ये जरा आप पता करें जरा, फिर I'll inshallah I'll going to tell you what is difference between fair market value and book value and intrinsic value. राइट सर। अजीम, आप भी फेयर मार्केट वैल्यू को पता कीजिए। राइट सर। ठीक है, जरा पता करें, फिर इंशाल्लाह आपको लॉजिकली बताऊंगा कि क्या है इन दोनों में, इन सब में फर्क। राइट सर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट में कल कल हमारी है सीटिंग, कल आप लोग जरा, मैं हो सकता भूल जाऊं, जरा फिर डिस्कस कर लीजिएगा कि जी इस पे हमने कोई बात करनी थी। जी सर, श्योर, डेफिनेटली। चलिए जी, नाइस मीटिंग, फॉर गिविंग योर टाइम। ओके, थैंक यू। थैंक कल यू सर। सर इंशाल्लाह। एक चीज ऐड कर दूं मैं, अगर जो सारे मेरे बाकी कुलीग सुन रहे हैं, जी मेरे दोस्त, अभी एक दोस्त है, रिसेंटली उसने एसएम का पेपर पास किया है पहली अटेम्प्ट में ही ना, तो मेरी से थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, तो उसने भी यही बताया है कि आपको सीमा E2 और E3 वंस होल इंक्लूडिंग ईच पेज एंड लाइन रीड करनी पड़ेगी, फिर पेपर पास होगा। दूसरा रीडिंग मतलब मस्ट है। दूसरा रीड करने में जो सर ने जिस तरह पढ़ाया है, जेनेरिक क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीज किधर अप्लाई हो रही है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम, पेपर्स के टाइम भी याद रखना। तो जेनेरिक थोड़ा सा पेपर आता है, लेकिन हर मॉडल, हर थ्योरी का कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो गया, कौन सी थ्योरी और मॉडल किस सिचुएशन पे अप्लाई हो रहा है। तो इस हवाले से उसने थोड़ा सा मुझे गाइड किया, और एमसीक्यूज वगैरह भी मैंने शेयर किए थे। लेकिन वो कह रहा था कि जो एमसीक्यू सीमा ने दिए हुए हैं वो एक चैप्टर वाइज है प्रॉपर, वो जस्ट रिवीजन के लिए तो अच्छे हैं, मतलब आपका चैप्टर रिवाइज हो जाता है क्योंकि वो चैप्टर वाइज है जो एमसीक्यू शेयर्ड है। लेकिन जो आईसीएमए पेपर बना रहा है वो जेनेरिक टाइप क्वेश्चन थे, मतलब जनरल आपने पढ़ा होगा तो आप वो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए ये बुक पूरी कम से कम जो है ना वो रीड करना लाजमी है। शुक्रिया। असल में उसमें जो है ना जी, आप लोगों को जैसे कोई मॉडल्स हैं, मॉडल्स की उसकी, उनको आप लोगों को कम्प्रिहेंसिवली करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो क्या। अदरवाइज
जो चीजें मेरा ख्याल है हमने वो देखी है। खैर एनी हो, हम जरा इसको ये कवर अप कर लें, फिर वापस हम आते हैं, फिर वो उसको सीमा को भी मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। जी सर। इंशाल्लाह सर। ओके ओके, हाँ, खुदा हाफिज़, थैंक यू थैंक यू। सर। खुदा हाफिज़।